हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एम्स नॉरसेट का प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में आपके सामने दिया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो 30:2, 15:2, 2:30 एंड 15:1। कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो नॉर्मल रेशियो होता है ये कितना होता है? ये होता है 30:2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। While using a cardiotocogram, the given fetal heart rate to uterine contraction relation shows the fetal heart rate gradually decreases and returns to baseline, but the nadir of the declaration occurs after the peak of each uterine contraction. Option 1, early deceleration, late deceleration, वेरिएबल डेसिलरेशन एंड एक्सीलरेशन। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक कार्डियोटोकोग्राम का यूज किया जा रहा है। तो कार्डियोटोकोग्राम एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर और डिलीवरी के टाइम पर। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो हार्ट रेट है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है एंड रिटर्न टू बेसलाइन, और बेसलाइन पर वापस आ रही है। बट द नेडायर ऑफ डेसिलरेशन अकर्स आफ्टर द पीक ऑफ ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेडायर का मतलब होता है, नेडायर इसका अर्थ होता है कि जो हार्ट रेट है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ग्राफ का, उसको नेडायर बोलते हैं। वो डेसिलरेशन क्या है? ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो हो रहा है, डेसिलरेशन हो रहा है। तो इसमें जो पोजीशन बनेगी ये बनेगी लेट डेसिलरेशन, इसको बोलेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः एक बार देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्डियोटोकोग्राम है, तो कार्डियोटोकोग्राम का जो यूज किया जाता है ये फीटल हार्ट रेट को डिलीवरी के समय या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इसको यूज करते हैं कार्डियोटोकोग्राम को। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक ग्राफ बनता है जिसमें कि जो हार्ट रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, उसके बाद अपने बेस लाइन पर वापस आ जाती है। लेकिन जो नेडायर ऑफ डेसिलरेशन है वो क्या है? अकर्स आफ्टर ईच पीक ऑफ ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रत्येक जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा पीक पर, तो जो उसका नेडायर है उसका वो क्या होगा? उसमें डेसिलरेशन होगा। तब डेसिलरेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये लेट डेसिलरेशन माना जाएगा, क्योंकि अर्ली डेसिलरेशन का मतलब होता है कि पहले ही हो चुका होता है। और इसमें जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल में वेरिएबल होगा और एक्सीलरेशन होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो एक्सीलरेशन में सीधा सीधा ऊपर ही ग्राफ चढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कंट्राइंडिकेशंस ऑफ नेसोफेरेंजियल एयरवे इज स्कल बेस फ्रैक्चर, सीडेटेड पेशेंट, अनकॉन्शियस ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स। तो कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे, इसका जो नेजोफेरेंजियल एयरवे होता है इसका क्या कंट्रा इंडिकेशन या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? ऑप्शन 1 जो इसमें दिया गया है स्कल बेस फ्रैक्चर, दूसरा है सीडेटेड पेशेंट, अनकॉन्शियस एंड ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर। तो इसका जो कंट्रा इंडिकेशन होता है नेजोफेरेंजियल एयरवे का, ये होता है स्कल बेस फ्रैक्चर। स्कल के बेस पर फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। जब वेंटिलेशन का हाई फ्लो हो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जटिलता उससे पैदा हो सकती है? एस्पिरेशन, न्यूमोथोरेक्स, डायाफ्रागमेटिक हर्निया एंड सीओपीडी। जब हाई फ्लो हो वेंटिलेशन का तो इससे जो प्रॉब्लम होगी, वेंटिलेशन का जब हाई फ्लो होता है तो इससे जो प्रॉब्लम होने की सर्वाधिक संभावना होती है वो होती है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का अर्थ ये होता है कि जैसे ये लंग्स हैं, एक नॉर्मल लंग्स होते हैं, तो लंग्स के चारों तरफ जिस भी ये चेस्ट में है, जिस बॉल के अंदर रहते हैं उस बॉल में और चेस्ट बॉल और लंग्स के बीच में क्या हो जाता है? एयर आ जाती है।
जब एयर आ जाती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, इसको बोला जाता है न्यूमोथोरेक्स। तो इस कारण जो सबसे इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन के कारण ही होती है न्यूमोथोरेक्स, जिसमें लंग्स अधिक हवा के दबाव के कारण कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन द गिवन बेंचुरी मास्क। यहां पर जो एक बेंचुरी मास्क दिया गया है, तो इसमें आपको पता करना है कि इसमें जो FiO2 रेट होगी ये कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 40%, 31%, 60% एंड 28%। तो इसमें जो बेंचुरी मास्क में जो FiO2 रेट होती है 40%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल ऑफ 7 मिलीग्राम पर DL, आइडेंटिफाई ECG चेंजेस इन द पेशेंट। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब किसी पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है 7 मिलीग्राम पर DL है, पर डेसीलीटर है, तो इसमें जो ECG चेंजेस होगा वो क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है टी वेव इन्वर्जन, के टी वेव है वो उल्टी हो जाएगी। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल बढ़ जाएगा। तीसरा है प्रोमिनेंट टी वेव एंड फोर्थ है पीक यू वेव। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि जब कैल्शियम लेवल 7 मिलीग्राम प्रति DL है, तो इसका अर्थ है कि इस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है हाइपोकैल्सीमिया की, मीन्स शरीर में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि नॉर्मल कैल्शियम लेवल होना चाहिए 8.5 से 10.5 mg पर DL होना चाहिए। तो अब जब किसी पेशेंट में ECG कराएंगे इस प्रकार के पेशेंट की जिसको हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो ECG चेंजेस देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार से होंगे कि ECG का जो फिगर होता है वो इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि P ये QRS कॉम्प्लेक्स है और ये T वेव है। तो इसमें जो QT ये क्या हो जाता है, QT जो इंटरवल हो जाता है ये प्रोलोंगेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे ये लंबा हो जाता है QT अंतराल। तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी इसमें फिगर बनेगा ECG का वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि T कितना आगे जाकर के ये T वेव आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हाइपोकैल्सीमिया वाले व्यक्ति में देखने को मिलती है। और यदि यही प्रॉब्लम जब हाइपर कैल्सीमिया की होती तो उसमें जो QT होता वो ये छोटा हो जाएगा। ये जैसे कि हाइपो में ये QT इंटरवल बढ़ रहा है, इसी प्रकार जब यदि पूछ लिया जाता, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो QT है वो इस प्रकार से बन जाता। तो मीन्स ये T पास में ही आ जाती, तो ये हाइपर कैल्सीमिया हो गया। जब T दूर चली गई तो ये हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटी सीन इन दिस पेशेंट, pH 7.25, PCO2 40, HCO3 22, Na 150 एंड Cl 100। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए सबसे पहले तो नोट करते हैं कि जो pH है 7.25, CO2 की वैल्यू 40 है और HCO3 22 हो गया, HCO3 क्या है 22 हो गया। उसके बाद सोडियम 150, सोडियम होता है 150 एंड कैल्शियम होता है, सॉरी ये कैल्शियम नहीं होगा क्लोराइड होगा, क्लोराइड है 100। इसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ये होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस की कंडीशन इसमें क्यों बन रही है, देखिए तो यहां पर देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो प्रॉब्लम यहां देखने को मिल रही है ये है पीएच से संबंधित, क्योंकि जो पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 7.35 से 7.45। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये है 7.25, मींस वैल्यू एसिडिक की ओर जा रही है, क्योंकि जितना अधिक पीएच होगी वो उतना ही सॉल्यूशन एल्कली होगा। अब इसमें पीएच घट रही है, इसलिए सीधा सीधा आंसर बनता है मेटाबॉलिक
एसिडोसिस का, और इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। सक्शन करते समय पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन में जो पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन वन, इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथीटर। सेकेंड, सक्शन रैपिडली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव द कैथीटर। कॉल सीनियर नर्स, कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। तो जब एक पेशेंट को जो कि कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की, उसको सक्शनिंग किया जा रहा है, तो कभी कभी होता क्या है कि सक्शन करते समय कि जो कैथीटर है यही एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करने लगता है, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम पेशेंट को जो जिसको सक्शनिंग की जा रही है उसको प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी बात ये होता है कि सक्शनिंग जो की जाती है वो 15 सेकंड से अधिक नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है इस प्रकार से कि इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथीटर। तुरंत ही जब पेशेंट को सांस लेने में समस्या होने लगे तो कैथीटर को, जो सक्शन कैथीटर है, उसको तुरंत हटा लेना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज। ऑप्शन वन, फैटिग, एटेक्सिया, थर्स्ट, वीकनेस। हाइपोनेट्रीमिया, किसी पेशेंट में क्या हो गया है? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मींस कम एंड नेट्रीमिया मींस सोडियम। तो सोडियम की कमी हो गई है। तो सोडियम की जब कमी हो जाएगी तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी व्यक्ति को वो होगी उसकी फैटिग की, उसको थकान महसूस होगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन बिल्कुल सही हो जाएगा, फैटिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। देखिए, हाइपो मींस कम और कैल्सीमिया मींस कैल्शियम। कैल्शियम कम हो गया किसी व्यक्ति का तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगी उसको? ट्विचिंग, नेगेटिव चॉस्टैक साइन, वीकनेस एंड एक्सक्रेटेड डीटीआरएस। जिस भी पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मांसपेशियां कुछ देर के लिए सिकुड़ सकती हैं या ऐंठन आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं ट्विचिंग। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। तो जब हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? मांसपेशियों में एकदम से सिकुड़न आ जाएगी, इसको बोलते हैं ट्विचिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज वाइटल्स बीपी 120/66, पल्स 88, SpO2 99, respiratory rate 23. This patient should be classified in which triage? Option 1, red, yellow, green, black. ट्राइएज का अर्थ होता है कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर रखना। तो इसलिए इसको कलर दिए गए हैं कि जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो तो उसको इमरजेंसी में मतलब रेड कलर में रखेंगे, और अर्जेंट होने पर येलो में, एंड ग्रीन होने पर उसको, ग्रीन का मतलब है कि ये पेशेंट कम अर्जेंसी में है, नॉर्मल पेशेंट है, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपी एक नॉर्मल कंडीशन में है, पल्स भी नॉर्मल कंडीशन में है लगभग, और SpO2 भी नॉर्मल है। इसकी हल्की सी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है, सांस बढ़ी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इस पेशेंट को नहीं है क्योंकि आराम भी हो जाएगा इसको। तो इस प्रकार से जो इस पेशेंट को रखेंगे, इसको रखेंगे ग्रीन में। तो ग्रीन ट्राइएज में इसको, इस ट्राइएज कैटेगरी में इसको रखा जाएगा क्योंकि इस पेशेंट को कम अर्जेंसी की जरूरत है, लेस अर्जेंसी की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीपी 140/90 mmHg, रेस्पिरेटरी रेट 28 and pain scale 5. Which factor you will primarily manage in this patient? Option 1,
टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीपी 140/90, रेस्पिरेटरी रेट 30 एंड पेन स्केल 5। तो एक पेशेंट ऐसा आया है जिसको कि फीवर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फीवर बहुत अधिक है। उसके बाद बीपी भी उसका बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ी हुई है और पेन भी उसको काफी अधिक हो रहा है, क्योंकि पेन स्केल है इसमें 5 का है, मतलब पेन भी उसको ठीक ठाक है। तो इस प्रकार से जो मैनेज करने का सबसे पहले हम मैनेज करेंगे इन सब फैक्टर्स में, ये होता है टेम्परेचर। सबसे पहले उसका फीवर डाउन करेंगे, तब फिर आगे का प्रोसेस उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करेंगे, क्योंकि फीवर जब तक डाउन नहीं होगा तो उसके सारे के सारे जो बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं आ सकते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ऐसा फैक्टर है जिसको प्राइमरीली मैनेज करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।